तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि सोशल साइंस का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों अंतिम तक। दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शंस के साथ और आंसर्स के साथ। दोस्तों सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों समय कम है और जल्दी एक ही बार में आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो पहला का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में है, कार्बोनरी, यानी कार्बोनरी संगठन से जो कि मेजनी का संबंध था। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जो है, रूस जो देश है दोस्तों, उसमें जार का अर्थ क्या होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा डी, यानी कि रूस का सम्राट को हम जार बोलते थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो था दोस्तों वो एक तरह से धार्मिक आंदोलन था, यानी कि 3 का बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ए, यानी कि कोलकाता। तो चलिए हम छठा नंबर समझते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है श्रमिक वर्ग का। तो यहाँ पे इसका 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि श्रमिक वर्ग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है बी नंबर में है रेशम मार्ग के द्वारा। तो चलिए 8 में है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की दोस्तों वो 8 का डी में है, बाइबल का किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से हम किसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है महात्मा गांधी। चलिए 10वां नंबर है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का डी, यानी कि मध्यम वर्ग। तो 11 में है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण थे, यानी कि 11 का डी हो जाएगा सही। तो चलिए 12 में है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे दोस्तों वो मैसूर के शासक थे, यानी कि 12 का ए हो जाएगा सही। 13 में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो चलिए हम 14 में है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो यहाँ पे 14 का हो जाएगा डी, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ। तो चलिए 15 नंबर है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा बी, यानी कि दांडी। तो चलिए हम आगे 16 में कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1905, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ। 17 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक था दोस्तों उसका नाम था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी में, यानी कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो 17 का डी सही हो जाएगा। इसमें है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि दोनों पुस्तक जो कि कार्ल मार्क्स का ही पुस्तक था। चलिए हम आगे समझते हैं कि 18 नंबर है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें है कि ऑप्शन नंबर 18 का बी है मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो चलिए 19 में है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो कौन सा देश जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया। तो 20 का है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का जो दोस्तों प्रमुख वास्तुकार था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि बिस्मार्क। तो चलिए हम आगे समझते हैं 21 में जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर बी में है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर सी में है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो 21 का बी हो जाएगा सही। तो चलिए 22 में है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है
कि सी में है, 22 का सी हो जाएगा, यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था जो कि एक तरह से कोई संघ राज्य का जो कि विशेषता नहीं है। चलिए 23 में है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है कि बहुसंख्यकों का शासन। तो दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन मतलब हुआ कि जिस समुदाय का मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा है वही जो कि देश के गद्दी पर शासन नहीं कर सकता है। यहाँ पे भारत में जो कि हर एक के जाति समुदाय के लोगों को जो कि देश के जो कि बड़े बड़े राजनीतिक पद पर जो कि बैठने में सक्षम हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई। तो 24 का ए हो जाएगा, प्रस्तावना में है। तो चलिए 25 में है कि 25 में है क्वेश्चन की किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा, यानी कि 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो कि महिलाओं की जो भागीदारी है दोस्तों वो 10% से बढ़कर ज्यादा हो गया है। चलिए 26 में है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो 26 का आंसर हो जाएगा, यानी 3 सूची है, जिसमें कि समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। तो चलिए 27 में है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि जेड गुडी। तो जेड गुडी जो थे दोस्तों वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो चलिए 28 में है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है दोस्तों वो लोकतंत्र है, यानी कि 28 का ए सही हो जाएगा। 29 में है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और चिन्ह जो है दोस्तों उसके एक तरह से जो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि 29 का सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। तो चलिए आगे सब 30 का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो कि देश के जो सभी नागरिक है उनको जो मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों वो 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए 31 में निम्न में से कौन राष्ट्रीय दलें नहीं है। तो ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो यहाँ पे 21 का डी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। तो डी हो जाएगा, जिसको हम आरजेडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। चलिए 32 का है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो भारत ने जो कि गणतांत्रिक संविधान को जो अंगीकार किया दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन में है सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत ने जो कि एक तरह से गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। चलिए 33 में है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह दोस्तों है वो ऑप्शन नंबर सी में है, बंगला छाप। तो चलिए हम 34वां नंबर समझते हैं, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का जो सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है दोस्तों वो है 34 का बी है, यानी कि लोकतंत्र। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 35 में है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है दोस्तों वो 35 का डी हो जाएगा, यानी कि सरपंच होता है। 36 में कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित देश, यानी कि 36 का बी हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, 700 क्वेश्चन को आप याद करते चलिए एक ही बार में। तो 27 का है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पे 37 का हो जाएगा डी, यानी कि गोवा का जो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। तो 37 नंबर हो गया। और 38 में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का जो कार्य नहीं है दोस्तों यहाँ पे 38 का डी हो जाएगा, यानी कि उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। 39 में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो 39 का जो भारत का केंद्रीय बैंक जो है दोस्तों 39 का ए हो जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो दोस्तों मुख्य स्रोत है दोस्तों वो यहाँ पे 40 का डी हो जाएगा, यानी कि सूर्य, सन जो है दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो यहाँ पे 41 का ए हो जाएगा, यानी कि कोका कोला ने जो कि थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया है। चलिए हम आगे समझते हैं। कोका कोला जो कि अमेरिका का कंपनी है। 42 में है दोस्तों कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया दोस्तों वो 42 का ए हो जाएगा, यानी कि भारत में, भारत के कांडला में इसे स्थापित किया गया। तो कांडला कहाँ है, तो गुजरात में है। तो चलिए आगे समझते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई दोस्तों 43 का बी हो जाएगा, यानी कि 1854 में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो 44 का ए हो जाएगा, यानी कि अल्पकाल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में सही होगा, जो कि 45 का ए यानी कि वित्त होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में है, यानी कि एग मार्क का होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 46 का सी हो जाएगा।
चलिए आगे समझते हैं 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो जो योजना आयोग का गठन किया गया दोस्तों भारत में वो होगा 15 मार्च 1950 को, यानी कि 47 का ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम 48 में समझते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा जाता है दोस्तों वो मुंबई को कहा जाता है, यानी कि 48 का ए सही हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो संबंधित है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए में है परिणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी में है गुणात्मक परिवर्तन से। तो यहाँ पे 49 का सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएगा 49 का, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे समझते हैं 50 में है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू किया दोस्तों वो 1986 में लागू किया गया, यानी 50 का बी सही हो जाएगा। तो चलिए 51 में है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है दोस्तों वो 51 का डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य में है। चलिए हम 52 में समझते हैं कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर टाटानगर। चलिए आगे समझते हैं 53 नंबर में है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है दोस्तों तो यहाँ पे 53 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, जो कि पटना हवाई अड्डा का नाम है। चलिए हम 54 में समझते हैं बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है दोस्तों वो यहाँ पे 54 का बी हो जाएगा, यानी कि राजगीर में है। चलिए 55 में है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावना है दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का डी, यानी कि दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 56 में है कि कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील जो दोस्तों स्थित है दोस्तों वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा सी, यानी कि बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो दोस्तों स्थित है दोस्तों वो 57 का डी हो जाएगा, यानी कि पटना में स्थित है। चलिए हम आगे समझते हैं 58 में कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेस वे, और ऑप्शन नंबर सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, और डी में है सीमांत सड़कें। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, जो एक तरह से जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 58 का सी। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 58 का सी दिया गया है, जो कि एक तरह से सही हो जाएगा, जो कि एक तरह से स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग है, जो कि सड़कों का एक तरह से वर्ग नहीं है। चलिए 58 हो गया। 59 के बारे में समझते हैं कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है 59 का बी, यानी कि नीला ग्रह। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो बिहार में जो दोस्तों सर्वाधिक आबादी है दोस्तों वो 60 का सी हो जाएगा, यानी कि पटना जिला में है। तो चलिए 61 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो 61 का ए हो जाएगा, यानी कि जेनेवा में है। तो जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 62 नंबर दोस्तों कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो सी नंबर में है 1786 में, जो कि गोल घर का निर्माण पूरी तरह हो गया। और दोस्तों गोल घर का जो निर्माण का शुरू हुआ दोस्तों वो 1784 से शुरू हुआ और 1786 में बनकर तैयार हो गया गोल घर। तो यहाँ पे 62 का सी हो जाएगा 1786। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग दोस्तों मौजूद है दोस्तों, वो 63 का ए हो जाएगा, ओडिशा में है। चलिए 62 में है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है दोस्तों, तो 64 का ये हो जाएगा पटना। चलिए हम आगे समझते हैं कि 65 में है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों वो 65 का बी हो जाएगा, यानी कि बोध गया में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है दोस्तों वो उत्तर रेलवे है, यानी कि 57 का डी से हो जाएगा। तो उत्तर रेलवे का जो दोस्तों मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 58 नंबर समझते हैं कि 58 में है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीनी उद्योग जो है दोस्तों उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे पेट्रो रसायन लौह इस्पात चित्ररंजन लोकोमोटिव जो कि एक तरह से उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे 68 का हो जाएगा सी, यानी चीनी उद्योग। चलिए 69 का समझते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो दोस्तों खोला गया दोस्तों रूस के मदद से खोला गया, यानी कि 69 का सी हो जाएगा। तो रूस जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से था, जिसमें 15 देश एक साथ थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ दोस्तों 1991 ईस्वी में हुआ। दोस्तों पहला जो सोशल साइंस का वीडियो था उसमें जो कि दिया गया था क्वेश्चन जो कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो यहाँ पे 69 का सी हो जाएगा, यानी कि रूस की मदद से खोला गया। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे 70 का हो जाएगा ए, यानी कि ओडिशा जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है।
चलिए 71 में है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। तो यहाँ पे 71 का ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो दोस्तों है एक तरह से 72 का डी हो जाएगा, यानी कि कृषि प्रधान राज्य है। चलिए 73 में है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते होंगे, 73 का डी हो जाएगा, यानी कि 38 जिले हैं। तो चलिए 74 में है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो यहाँ पे फसल को, पशुओं को, भवनों को। तो यहाँ पे 74 का डी सही हो जाएगा, यानी कि जो सभी तीनों ऑप्शन जो हो गए इसमें सही होंगे, यानी कि फसल को भी नुकसान होगा बाढ़ से, भवनों का, पशुओं, तीनों का होगा, यानी कि 74 का डी हो जाएगा। चलिए हम आगे समझते हैं 75 का। तो चलिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन की सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे 75 का ए हो जाएगा, यानी कि केबल का टूटना। तो यहाँ पे केबल का टूटना जो कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का एक मुख्य कारण है। चलिए हम आगे समझते हैं 76 में कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। यहाँ पे 76 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ठंडा पानी डालना। तो ठंडा पानी डालना जो कि एक तरह से सटीक आंसर हुआ कि आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की एक तरह से आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ पे 76 हो गया। 77 के बारे में समझते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होते हैं दोस्तों, 77 का बी होता है, यानी कि अधिकेंद्र बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो यहाँ पे 78 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी बिहार। तो चलिए हम आगे समझते हैं 79 में है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। दोस्तों आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है दोस्तों, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, और डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 79 का सही हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, सभी जो कि एक तरह से आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक के रूप में हो सकते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं 80 में है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, भूकंप आता है 80 का सी में भूकंप होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग किया जाता है एक तरह से दोस्तों मलबे में जो दबे हुए भूकंप से जो मकान, जो बिल्डिंग गिरते हैं उसके अंदर जो लोग दब जाते हैं, तो उसी को पता लगाने के लिए जो कि एक तरह से इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसी के साथ इस सेशन को एंड करना चाहते हैं दोस्तों। तो अगला वीडियो मेरा दोस्तों साइंस पर आएगा, जो कि साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे दोस्तों। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी तरह जय हिंद, जय भारत।